विद्यार्थियों, हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में जैसे बर्ट्रैंड रसेल ने ये कहा था कि 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका तथा इंग्लैंड में सभी प्रमुख दार्शनिक हीगल के अनुयायी थे, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसकी आलोचना की जाती है और ये कहा जाता है कि हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति की सार्वभौमिकता के आधार पर उसे सभी क्षेत्रों के अंतर्गत जो लागू करने की कोशिश की है तथा दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत जो शब्द हैं उसकी हीगल ने अपने अनुसार मनमानी व्याख्या करने की कोशिश की है और इन्हीं आधारों पर कुछ विद्वान हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति की आलोचना करते हैं। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति की क्या आलोचना है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे पहला वो ये कहते हैं हीगल कि विभिन्न वस्तुओं में विरोध होता है। विद्वान ये कहते हैं विभिन्न वस्तुओं में विरोध की उसकी जो कल्पना है वो अनावश्यक है। हीगल ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु के अंतर्गत, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वनस्पति हो, मानव क्षेत्र हो, पशु क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के अंतर्गत जो विरोध की स्थिति है उसके आधार पर ही प्रतिवाद होता है और उसके आधार पर ही संवाद की स्थिति बनती है। हीगल ये कहते हैं, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि हर एक वस्तु में विरोध हो ऐसा नहीं है। विरोध के आधार पर ही, संघर्ष के आधार पर ही मानव सभ्यता का विकास हो ऐसा संभव नहीं है। जैसे बर्ट्रैंड रसेल ये कहते हैं कि निर्धनता और संपन्नता, निर्धनता के विरोध में संपन्नता हो ऐसा नहीं है। निर्धनता और संपन्नता दो परस्पर विरोधी नहीं बल्कि दो परस्पर विभिन्न स्थितियां हैं। निर्धनता अपनी एक अलग स्थिति है, संपन्नता अपनी एक अलग स्थिति है। इसी प्रकार दुख एक अलग स्थिति है, सुख एक अलग स्थिति है। ये और उसने गर्मी एक अलग स्थिति है, सर्दी एक अलग स्थिति है। इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है बल्कि ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। जबकि हीगल हर एक स्थिति को विरोध के आधार पर अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति में स्थापित करना चाहता है। वो ये कहते हैं कि दुख का जो अभाव है वो सुख की स्थिति है, सुंदरता का जो अभाव है वो कुरूपता की स्थिति है। ये स्थितियां नहीं है बल्कि दोनों अलग अलग स्थितियां हैं और दोनों को वो मिलाकर उसमें विरोध पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस आधार पर भी हीगल की आलोचना की जाती है। वो ये कहते हैं, आलोचक ये कहते हैं कि हर स्थिति में विरोध हो ऐसा नहीं है बल्कि अपनी अपनी स्थितियों के आधार पर, प्रकृति की या पृथ्वी की घूमने की शक्ति के आधार पर ही सर्दी गर्मी होती है। दुख और सुख की एक अलग स्थिति है, वो इनको विरोध के आधार पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इस कारण से भी आलोचना की जाती है। दूसरा, इसके अंतर्गत इसकी आलोचना की जाती है द्वंद्वात्मक पद्धति की, यह अस्पष्ट पद्धति है। विद्वान मानते हैं कि दर्शन शास्त्र और वैज्ञानिक विज्ञान इन दोनों को हीगल मिलाने की कोशिश करता है और उस मिलाने की कोशिश के अंतर्गत जो ये शब्द देते हैं, इस कारण से कई जो शब्द हैं वो अस्पष्ट हो गए हैं और उसकी जो पद्धति है वो भी अस्पष्ट पद्धति कही जा सकती है। ये कहते हैं विद्वान कि इसके अंतर्गत हर एक स्थिति के आधार पर जो पद्धति है, हर एक स्थिति के आधार पर उसको स्पष्ट या अपने अनुसार सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इस कारण से भी स्पष्ट रूप में ये पद्धति किस आधार पर लागू होती है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। वो ये कहते हैं कि जैसे परिवार का जो अंतर विरोध है उसके आधार पर समाज का निर्माण होता है, तो ये सही नहीं कहा जा सकता है। परिवार के जो गुण है वो समाज में जाकर वो गुण खत्म हो ऐसा नहीं है।
जैसे परिवार के अंतर्गत सहयोग है, सम्मान है, आदर है, परोपकार है, सेवा की भावना है, कर्तव्य पालन है, ये क्या समाज में जाकर खत्म हो जाते हैं और समाज का जो संवाद की स्थिति है राज्य के रूप में, ऐसा नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति समाज में रहकर ही अपनी पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करता है। परिवार और समाज के अंतर्गत कहीं भी विरोध की स्थिति दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार जैसे हीगल ये कहते हैं हीगल ये कहते हैं कि कला के अंतर्गत और धर्म और कला इन दोनों में विरोध की स्थिति है, लेकिन ये भी उसकी अस्पष्ट पद्धति का एक उदाहरण है। कला और धर्म में कहीं पर भी विरोध कैसे है? विरोध धर्म अपनी स्थिति है, धार्मिक क्षेत्र अलग है, कला का क्षेत्र अलग है। वास्तुकला, शिल्प कला, साहित्य कला, गायन कला, संगीत कला, इसमें धर्म के आधार पर विरोध की स्थिति, संघर्ष की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, यह अस्पष्टता हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति में बनी रहती है। इस कारण से भी विद्वान इसकी आलोचना करते हैं। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत पारिभाषिक शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो भी अस्पष्टता लिए हुए हैं। विद्वान ये कहते हैं कि जैसे हीगल है वो अनेक बार अंतर्विरोध की स्थिति, वैचारिकता की स्थिति, वैचारिकता, अंतर्विरोध, विचार, अंतर्दृष्टि, नैतिकता, संवाद, प्रतिवाद, तार्किकता, इस तरह के जो शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग कई बार अपने अनुसार उसका अर्थ गढ़ने की कोशिश करते हैं और कई बार इन शब्दों का प्रयोग मनमाने अर्थ में करने की कोशिश करते हैं। इस कारण से भी विद्वान ये कहते हैं कि जो पारिभाषिक शब्द है, जैसे अंतर्दृष्टि है, तो अंतर्दृष्टि एक अपना खुद का अर्थ लिए हुए रहती है, या अंतर्विरोध की जो स्थिति है। अब अंतर्विरोध किस क्षेत्र के अंतर्गत लागू होता है, हीगल उसे अपने अनुसार व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। इस कारण से भी विद्वान इसकी आलोचना करते हैं। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत वैज्ञानिकता का अभाव। हीगल व्यापारी मानते हैं कि हीगल की ये पद्धति है, ये नाम मात्र के लिए ही वैज्ञानिक है। इसके अंतर्गत विद्वानों का ये कहना है कि हीगल की इस पद्धति के द्वारा वो वैज्ञानिक सिद्धांत या वैज्ञानिक तर्क स्थापित करने में नाकामयाब रहे हैं। इसके अंतर्गत विद्वानों का ये तर्क है कि हीगल की इस द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत हीगल जिस भी पद्धति को चाहे उसे श्रेष्ठ सिद्ध कर सकते हैं और जिस भी पद्धति को चाहे उसे निकृष्ट सिद्ध कर सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जो राजतंत्र है, राज्यों का शासन है, वो अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति सिद्ध कर सकते हैं। और इसी के अलावा इसके अंतर्गत जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को वो निकृष्ट शासन पद्धति सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि यह संवाद की स्थिति है। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि ये वैज्ञानिक सिद्धांतों का तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार प्रयोग अपनी दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत करते हैं। इस कारण से भी इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत नैतिक निर्णयों का तार्किक आधार प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हीगल ने नैतिक निर्णय व्यक्ति की नैतिकता पर आधारित होते हैं, उसकी अंतर्दृष्टि के आधार पर आधारित होते हैं। नैतिकता का किसी भी आधार पर कोई लॉजिक आधार प्रदान नहीं किया जा सकता है, लेकिन नैतिकता और तार्किकता ये दोनों भिन्न शब्द हैं, लेकिन इन दोनों को हीगल अपने अनुसार लागू करने की कोशिश करते हैं। तो नैतिक निर्णयों का जो तार्किक आधार प्रस्तुत करने की हीगल के द्वारा कोशिश की जाती है, उस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत व्यक्ति की जो इच्छा है उसकी उपेक्षा, पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। हीगल ये कहते हैं कि मानव इतिहास का जो अभिनेता है वो मनुष्य नहीं बल्कि विशाल अवैयक्तिक शक्तियां हैं। विश्व आत्मा, जैसे उन्होंने ये कहा है
कि विश्व आत्मा है और उन्हीं के आधार पर ही सारा विश्व संचालित होता है। हीगल की ये जो विचार है या ये पद्धति है, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। कोई भी क्रांति है, कोई भी परिवर्तन है, कोई भी गतिशीलता है, सुधार है, आंदोलन है, इसमें कहीं न कहीं व्यक्ति का स्वयं का प्रयास भी मायने रखता है। यदि व्यक्ति प्रयास नहीं करे, यदि व्यक्ति सुधार की इच्छा नहीं करे, तो किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं है। हीगल मानव की जो इच्छा है उसको बिल्कुल भी उपेक्षित कर देता है और वो ये मानता है कि मानव इच्छा या मानव इस सृष्टि का अभिनेता नहीं है। व्यक्ति को बिल्कुल महत्व नहीं देना, ये भी हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत हीगल की द्वंद्वात्मक जो पद्धति है उसमें मौलिकता का अभाव पाया जाता है। हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो यूनान के दार्शनिक सुकरात, प्लेटो से ली गई है। हालांकि हीगल अपनी इस द्वंद्वात्मक पद्धति को मौलिक कहता है, लेकिन वास्तव में सुकरात और प्लेटो का जो अपना दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत करने का तरीका था वो इन्हीं आधारों पे, तर्क वितर्क के आधार पर, वाद विवाद के आधार पर ही था और उसी को अपने अनुरूप करके हीगल ने इसको प्रतिस्थापित किया है। तो कह सकते हैं कि इसमें मौलिकता का अभाव है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत अनुभव तत्व की उपेक्षा। हर एक कार्य को तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। मानव जीवन के अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत भी कहीं न कहीं व्यक्ति के अनुभव का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। हीगल इन अनुभवों को कोई महत्व नहीं देता और हर चीज को अपने तर्क के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, जो कि सही नहीं कहा जा सकता है। जैसे होमेज ये कहते हैं, मनुष्य के सभी कार्यकलापों में अनुभव तर्कों से अधिक महत्वपूर्ण है। जो अनुभव है, व्यक्ति के जो अनुभव है, तर्क के आधार पर वो किसी भी सिद्धांत, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचता है, उसमें उसके अनुभव का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो हीगल इस चीज को भुला देते हैं, इस कारण से भी इनकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत अत्यधिक एकीकरण पर हीगल जोर देता है, इस कारण से भी इसकी आलोचना की जाती है। अत्यधिक एकीकरण पर जोर देता है, यानी कि वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो स्थिति है वो हर क्षेत्र पर लागू करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, यहाँ तक कि वैचारिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, नैतिक क्षेत्र है। हर चीज की घटना का वो कहते हैं कि हर चीज की घटना की व्याख्या वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर करके उसको एकीकृत करने की कोशिश करते हैं, जो वास्तव में सही नहीं है। इसके अलावा भी घटनाओं का अन्य संघर्ष के आधार पर ही घटनाएं घटित हो, ऐसा नहीं है। सहयोग के आधार पर, सामंजस्य के आधार पर, पारस्परिकता के आधार पर भी घटनाएं घटित हो सकती है। तो यह अत्यधिक जो एकीकरण है उसके आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत हीगल ये कहते हैं कि जो सफलता है वो ही मानव जीवन या इस सृष्टि का आधार है। उत्तरोत्तर विकास, प्रगति होती रहती है हर क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि सफलता के साथ असफलता भी मानव इतिहास, सृष्टि, विकास, कानून, धार्मिकता, इन सब में सफलता और असफलता दोनों ही साथ साथ चलते हैं। हो सकता है सफलता की परसेंटेज ज्यादा हो, विकास ज्यादा हो, प्रगति ज्यादा हो, लेकिन एक क्षेत्र में विकास हो रहा है तो हो सकता है कि दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत विकास, प्रगति धीरे हो। लेकिन इस और
हीगल का ध्यान नहीं जाता है। हीगल ये कहते हैं कि मानव, जैसे वर्तमान समय यदि हम देखें तो एक तरफ मानव विज्ञान का विकास, प्रगति का विकास, विज्ञान की चकाचौंध आज हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर असफलता भी हमें दिखाई देती है। नैतिकता के क्षेत्र में, मूल्यों के क्षेत्र में, व्यक्ति की मानसिकता के क्षेत्र में हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो ग्राफ है वो नीचे की ओर जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य मानव इतिहास उत्तरोत्तर प्रगति का ही इतिहास हो ऐसा नहीं है, बल्कि दूसरे क्षेत्रों के अंतर्गत एक क्षेत्र आगे बढ़ सकता है, दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत उसे असफलता भी प्राप्त हो सकती है। तो ये चलता रहता है, जबकि असफलता की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो उसकी अनेक विद्वानों के द्वारा आलोचना की जाती है, लेकिन हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और तत्कालीन विश्व पर 19वीं शताब्दी के अंतर्गत, चाहे वो दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, उनके ऊपर उसका अमूल्य प्रभाव पड़ा है। कार्ल मार्क्स जो है वो तो हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करके इतिहास में अमर हो गया है। हर घटना को वाद, प्रतिवाद और संवाद को समझने की जो उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति है, उसका हालांकि कुछ आलोचनाएं की जा सकती है, लेकिन फिर भी उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान मानव इतिहास के अंतर्गत रहेगा। धन्यवाद।